पीएचडी स्टूडेंट आया था यूनिवर्सिटी बुल्जानो में और स्कॉलरशिप पर आया था। आपकी स्कॉलरशिप लगने के 99.9% चांसेस है। एक लड़का देखा है 2.54 CGPA के साथ भी वो इधर आया हुआ है। अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए हैं ना तो आप इधर इटली आ जाओ। स्कॉलरशिप इनफ होती है यहाँ पर रहने के लिए, इवन कि आप कुछ सेविंग करके घर भी भेज सकते हो। पाकिस्तान में बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए अप्लाई करने के लिए? व्हाट टू स्टडी पर क्लिक करोगे, वहाँ पर जाके आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो बुल्जानो में वैसे PhD के कितने स्टाइपेंड है? अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक? मैं फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी जोड बाई एबी। मैं हूं अबू बकर। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे जो है ना आज मैं एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। इतने भाइयों के कमेंट्स आए हैं, इतने बहन भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि हम इटली में एज ए स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं। इतने सारे सवाल थे तो मैंने ये सोचा कि ऐसा काम करते हैं कि उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले हम इटालियन यूनिवर्सिटीज की बात क्यों कर रहे हैं? तकरीबन हर साल 20 से 25 हजार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो एनरोल करवाता है इटालियन यूनिवर्सिटीज में, और उसमें से जो 90% जो है ना वो वीजा रेशियो है। मतलब कि हिसाब लगाएं, अगर तकरीबन 18,000 लोगों का वीजा लग रहा है और वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और मैं भी काफी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इवन के बुल्जानो में जानता हूँ, ब्रेशिया में, वेरोना में, जो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स में आए हैं, कुछ बगैर स्कॉलरशिप्स के आए हैं। आज मेरे साथ एक पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं जो पाकिस्तान से PhD करने आए हैं, स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं, बुल्जानो में यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं। उनसे उनका कंप्लीट जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और आपने वीडियो एंड तक देखनी है और छोड़ के नहीं जाना, ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए और आप समझें कि जिसके साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए उस भाई या बहन के साथ लाजमी शेयर करना, ताकि किसी का फायदा हो सके यार। मेरे साथ बड़े प्यारे दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पे बुल्जानो में रह रहे हैं। अब उनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेंगे एज अ स्टूडेंट अब मास्टर्स या PhD करने इटली कैसे आ सकते हैं, स्पेशली माय सिटी बुल्जानो में। इकबाल भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बेहतरीन। आप सुनाए? हाँ बेहतरीन, ठीक है। हमारी जो वीडियो है दरअसल वो इटली के बारे में है, लेकिन हम लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं इटली टू स्विट्जरलैंड। तो इस दौरान मैंने कहा क्यों ना शहबाज भाई से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए PhD और मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में। मुझे तो पता है आपके बारे में सारा। जी जी, तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दें मेरे व्यूअर्स को देखने को। जी मेरा नाम शहबाज सदीक है जी, और मैं यहाँ पर एज ए PhD स्टूडेंट आया था यूनिवर्सिटी बुल्जानो में इन कंप्यूटर साइंस 2023 में जी, और स्कॉलरशिप पर आया था, जिसको हम कहते हैं NPRR स्कॉलरशिप। इस तरह का नाम है 38 साइकिल में। ओके। तो तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पर। शहबाज भाई पहले तो बात बताएं कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? जी मैं पाकिस्तान से फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो आपने पाकिस्तान में क्या किया हुआ था? मैंने पाकिस्तान में BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ था। ठीक। उसके बाद मैं MS भी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ, लेकिन MS मैंने पाकिस्तान से नहीं किया हुआ, मैंने चाइना से किया हुआ था। हाँ ओके, चाइना से किया हुआ आपने? जी MS। जी ओके, ठीक। और तो उसके बाद मैं PhD के लिए इटली आ गया। इटली आ गए आप? अच्छा। आप यहाँ चाइना से वापस आए तो पाकिस्तान और वहां से फिर इधर इटली के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था PhD के लिए। मतलब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिवर्सिटी बुल्जानो में नहीं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी बुल्जानो ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। कितनी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया था? अप्रोक्सीमेट मैंने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ था। अच्छा। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद, लेकिन 5 या 6 थी। यूनिवर्सिटी वेरोना में अप्लाई किया हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में किया हुआ था, मिलानो बेकोका यूनिवर्सिटी है, और साइपेंजा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्जानो। 5 में किया तो बुल्जानो वाले ने आपको सेलेक्ट कर लिया? यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में मैं वेटिंग लिस्ट में था, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सलर्नो भी है, क्योंकि जब मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्जानो मेरा एडमिशन हो गया था, उसके बाद मुझे मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सलर्नो में भी हो गया था। ठीक। लेकिन चूंकि मैंने ऑलरेडी इनरोलमेंट करवा ली हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्जानो में, तो वो वाली अपॉर्चुनिटी फिर मुझे छोड़नी पड़ी। ठीक। मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो अक्सर मुझे कमेंट्स करते हैं, या आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई में वीडियो बना रहा हूँ, कि अक्सर मुझे स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं कि यार वो हम लोग कैसे आ सकते हैं, हम लोग अगर हमने बैचलर्स कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, तो यार वो हमें कोई अप्लाई करने के लिए कोई तरीका बताएं। तो अब मैं उनको मैं अपनी जगह लेके सोचता हूँ कि मैं एज अ पाकिस्तान में मैंने बैचलर्स कर लिया है या मास्टर्स कर लिया है, किसी भी चीज में, किसी भी कोर्स में कर लिया है, ठीक है। तो मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं UK की यूनिवर्सिटीज में जा सकूं, या पाकिस्तान में रहते हुए मैं USA की या कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकूं। मेरे पास बजट बहुत लो है या नहीं है।
तो समझे कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने अप्लाई कैसे करना है, तो हम इटली के लिए क्या अप्लाई करें, क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? सही। चले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने पाकिस्तान में बैचलर कंप्लीट कर लिया है या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपका अब ये प्लान है कि मुझे अब्रॉड की, स्पेशली इटली की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए और वो भी स्कॉलरशिप पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये है कि अगर आपने बैचलर किया हुआ है जी, तो आपको डेफिनेटली मास्टर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब मास्टर्स का तरीकेकार कुछ यूं है कि आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं मिलती इटली में। अच्छा, डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आपने क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर पता है कि यहाँ पर रीजन वाइज है, हाँ जी, डिफरेंट रीजन है। हाँ जी, आपका जिस भी रीजन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, हाँ जी, उसी के साथ पैरेलल स्कॉलरशिप चल रही होती हैं। लाइक अगर जून में डेडलाइन आई है आपके एडमिशन की, तो मैक्सिमम जुलाई में या अगस्त में स्कॉलरशिप वो अनाउंस कर देते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लगने के 99.9% चांसेस है। ये कह लें कि एक जो बिल्कुल माइनर सा रिजेक्शन चांसेस है वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से होगा। इजीली स्कॉलरशिप अवेल कर लोगे। और यहाँ पर जितने भी एमएस के स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन स्कॉलरशिप पर हैं। मैं एक नया बंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या, कहाँ से स्टार्ट लेना है मुझे? अच्छा, सही है। अगर आपने बैचलर कर लिया हुआ है और आप यूरोपियन कंट्रीज में से इटली को टारगेट करना चाहते हैं, तो इटली को टारगेट करने के लिए देखें, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर फीसेस इतनी ज़्यादा नहीं है पहले नंबर पर। बाकी कंट्रीज़ की निस्बत यूके जैसे आपने बताया कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन इटली बड़ा बेस्ट है उनके लिए जो कम पैसों में इधर आना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो आपके पास बैचलर की डिग्री हो। वैसे सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम सीजीपीए की, लेकिन मैंने लड़का देखा है 2.54 सीजीपीए के साथ भी वो इधर आया हुआ है। हाँ जी, वो इधर आया हुआ है 2.54 सीजीपीए के साथ, और उसको पहले एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, फिर उसने दोबारा किसी और यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में उसका स्कॉलरशिप का मसला बन रहा था। उसने वो छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया स्कॉलरशिप की वजह से। तो इसका मतलब सीजीपीए इतना खास मैटर नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मैं इतना, मेरी अभी इतनी सीजीपीए नहीं है, मैं कैसे बाहर जा सकता हूं। वो ये बात तो ये 3+ सीजीपीए होना चाहिए, फिर आएंगे लोग। ये आपकी बात डन हो गई है। सीजीपीए जो है ना 3+ होना जरूरी नहीं है, 2.54 सीजीपीए भी है ना, वो भी चलता है। ओके। और ये प्रूफ है, वो आप मेरे YouTube चैनल पे उस लड़के का इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। 2.54 सीजीपीए उसकी, यूनिवर्सिटी बल्जानो में एडमिशन हुआ था और अब वो वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में चला गया हुआ है। ओके, यानी कि अब टोटल प्रूफ भी आपके पास है, आपको चैनल में। मैं ना शिबाज भाई का ऑब्वियसली मैं लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं उसमें। बच्चे ने बैचलर्स किया है, वो बेशक वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। सीजीपीए होना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं। ये आपके बस आपने एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपने आना तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ सकते हैं बिल्कुल। और अब मैं फीसिस की बात करूं तो फीसिस इतनी ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मली फ़ीस होती है वो 1000 यूरो से 2000 यूरो के दरमियान में फ़ीस होती है। एमएस में इससे ज़्यादा फीस नहीं पर ईयर। और क्या लेना आप लोगों ने, यूके में स्टेडियम में कितनी होती है? 10,000 15,000, बहुत ज़्यादा फीस होती है, बहुत ज़्यादा। और ये फीस कुछ भी नहीं है अगर आप कंपेयर करें यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में। इवन के यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा फीस। अच्छा, वहाँ पे डिफरेंट है। डेफिनेटली आप स्वीडन देख लें, आप नॉर्वे देख लें, आप फिनलैंड देख लें, यहाँ पर फीसेस 10,000 यूरो, 8,000 यूरो, 5,000 यूरो, 12,000 यूरो, 18,000 यूरो। उसके मुकाबले में 1,000 यूरो या 2,000 यूरो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैं कहूँगा अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए है ना, तो आप इधर इटली आ जाओगे। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि 4 से 5 इंक्लूडिंग टिकट्स, फीस, सब कुछ लगा के। नहीं यार, और क्या चाहिए आपको? भाई ने इतनी अच्छी बात बता दी है कि और वो जो 1000-2000 यूरो आपका लगना है, वो आपका लास्ट में बात कर रहे थे कि मुझे भी रहते इतना अरसा हो गया, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 1 माह में? 1 माह में पूरा हो जाना है। यू नो बेटर कि वो 1 माह में पूरा हो जाता है। पीएचडी वाले का भी सेम सिचुएशन है यही कि क्या उसके लिए फर्क होगा? पीएचडी के लिए तो बहुत सारी सिचुएशंस फेवरेबल होती हैं। अच्छा, मास्टर्स वाले को तो फिर भी फाइनेंशियली कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो पीएचडी वाला बंदा होता है ना, वो कह लें कि मेहमान बन के आता है। इस तरह से है कि आप मास्टर्स हो गया आपका, अगर तो आपके पास कुछ पब्लिकेशंस है देन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं भी है तब भी आप इधर आ जाओगे। और पीएचडी यहाँ पर
कह लें कि तकरीबन सब लोग स्कॉलरशिप पर आते हैं और वो स्कॉलरशिप इनफ होती है यहाँ पर रहने के लिए, इवन कि आप कुछ सेविंग करके घर भी भेज सकते हो। जैसे 4-5 लाख रुपए मास्टर वाले का ना, पीएचडी का जो है वो 25,000 फीस है, वीज़ा फीस, हाँ जी। और वो 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए की टिकट है, तो वो मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए लगेंगे उसके, वो इधर आएगा और आती ही उसको वो पहले मंथ की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे वो स्टाइपेंड लग जाएगा, तो उससे यानी कि आपका खर्चा पूरा होता है सारा। मैं कह रहा हूँ कि वो सेविंग करेगा। वो हम आगे प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इस हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये मैं एज अ बात कर रहा हूँ एज अ बिगिनर फ्रेशी, जो मैं बैचलर या मास्टर्स करके निकला हूँ। सही। अच्छा, मास्टर्स और या पीएचडी के लिए, दोनों के लिए जब आपने आना है तो सबसे पहली बेसिक चीज़ जो है वो आपके पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, आप कहीं भी हो, कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, देखिए जब आपने फॉरेन टूर की तरफ या ट्रैवल की तरफ जाना है तो सबसे पहले जैसे आप कंट्री में रहते हुए सीएनसी ज़रूरी है, ऐसे ही आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं अप्लाई करूँगा मुझे एडमिशन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सबसे पहले तो जाएँ, पासपोर्ट बनवा के आएँ। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी बीएस की ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है और डिग्री आ जाती है। अगर आप पीएचडी के लिए आना चाहते हैं तो आपके पास बीएस और एमएस दोनों की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ सिविल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, FRC जिसे कहते हैं हम। FRC कहते हैं जी। और उसके पास आपके पास वो जो होता है डोमिसाइल होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपका कोशिश करें अगर तो शादीशुदा हैं तो आपके पास MRC भी होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। सही है, बस ये चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा जो एजुकेशन से रिलेटेड वो हैं रिकमेंडेशन लेटर्स, आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से किसी भी 2 प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर्स लेंगे, वो साथ अटैच करने हैं। और चूंकि आइट्स नहीं करना तो उसकी जगह आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी से। रिकमेंडेशन लेटर्स भी आप यूनिवर्सिटी से डिफरेंट प्रोफेसर से ले सकते हो, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। Okay. और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका FRC जी। और ये सब आपका मोफा हुआ होना चाहिए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट हुए होने चाहिए okay. जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने होते हैं। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट FRC, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट अगर चाहिए, और आगे डोमिसाइल कह रहे हैं आप, जी, जी, वो ये सारा आपका मोफा से अटेस्ट करवा लें, मतलब पहले करवा लें। हाँ, करवा लें, लेकिन एडमिशन के टाइम पर इसका कोई होता नहीं है कि एक्सपायरी होती है कि मोफा नहीं, से करवाने के लिए, वो टेस्ट हो गया तो ओके होता है, बस ओके होता है। ओके ठीक है। एप्लीकेशन फीस वगैरह कितने लग जाएगी, कितने पैसे लग जाएंगे उनके स्टार्ट में? ओके, यही मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि 4-5 लाख रुपए उसमें एप्लीकेशन फीसिस भी आ जाती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, मोस्टली जो मैक्सिमम फ़ीस होती है 50 यूरो होती है, और जो मिनिमम होती है वो 5 यूरो होती है। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्री एप्लीकेशन है, अच्छा, वहाँ पर आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये है कि अगर आप फीसिस वाली में भी अप्लाई कर रहे हैं तो 100 यूरो काउंट कर लें, या मैक्सिमम 150 यूरोज़ काउंट कर लें, तो इसका मतलब कन्वर्ट करें तो 50,000 पाकिस्तानी में आपकी टोटल जितनी भी जगह आप अप्लाई कर रहे हो 8-10 यूनिवर्सिटीज़ में, टोटल आप 50,000 लगेगा। ठीक है। तो लेकिन अगर आपके बलजानो में आपने यूनिवर्सिटी में किया था, आपने पीएचडी के लिए किया था ना, जी, तो आपकी कितनी फीस लगी थी एप्लीकेशन के लिए? इधर बलजानो में थी, अब मुझे याद, आई थिंक 50 यूरो थी या 35 यूरो थी, इतनी फीस थी। यानी कि 35-50 यूरो जस्ट क्या होती हैं, 10 से 15,000 रुपया। जी, 10 से 15,000 में बंदे को वहाँ पे पाकिस्तान में मिलता भी कुछ नहीं आज। और ये मतलब 35 या 50 ये 2-4 यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की 5 या 10 यूरो फीस। अच्छा, इतने भी है? हाँ जी। और कहीं होंगी है भी नहीं? कहीं मोस्टली होंगी नहीं है। अगर आप 10 में से कहेंगे 1-2 की ज़्यादा फीसिस हैं, 6 बिल्कुल फ्री हैं, और 2-3 हैं जिनकी 5 या 10 या 15 यूरो फीस। ओके ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि यार आइट्स जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइट्स नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप यूनिवर्सिटी से ले लो, चाहे आप MS के लिए आ रहे हो, चाहे आप PhD के लिए आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो है कहीं यूनिवर्सिटीज में देखा कि इटली यूनिवर्सिटीज में, इटालियन यूनिवर्सिटीज में नीचे मेंशन होता है, वो होता है कि प्लस पॉइंट है सिलेक्शन के टाइम पर। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने 9 रखने हैं, तो अगर उन्हें वो आइट्स वाले पहले प्रेफर करेंगे बाद में। हाँ ओके, अप्लाई करो आइट्स की वजह से अपनी एप्लीकेशन ना रोको। हाँ ओके। क्या प्रोसेस है उसका एनरोलमेंट का? इनरोलमेंट सिंपल है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, यूनिवर्सिटी एक वेबसाइट है इनकी इटली की, तो वहाँ पर आपने जाके अपनी इनरोलमेंट करवानी है, जिसको हम फिर कहते हैं प्री इनरोलमेंट समरी, वहाँ से डाउनलोड होती है, जो कि एम्बेसी में आपने वीज़ा के लिए सबमिट करनी है।
आपका हम एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स जो है ना हमारे अच्छा, पाकिस्तान में। कुछ ये है कि एमएस के लिए तो ये होता है कि आपका जनवरी या फेब से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट जून तक एडमिशन ओपन होते हैं मास्टर्स पूरी इटली में। मास्टर्स के लिए जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उसी तरह से पीएचडी जो है वो तकरीबन मार्च से ऑनवर्ड शुरू होती हैं और अगस्त तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं। उनकी अपनी ही कॉल आएगी जिसमें डेडलाइन लिखी होगी और उसमें जितनी पोजीशंस होंगी वो बता देंगे। तो इस तरह से सीन होता है। तो वो यानी कि डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटी का अपना अपनी डेडलाइन आपको हर यूनिवर्सिटी पर देखना पड़ेगा कि उसकी डेडलाइन कौन सी है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता पूरा। तो वो ये चीज़ें वो कहाँ पे सर्च कर सकते हैं मतलब? universeitaly.it जो लास्ट ईयर से इन्होंने वेबसाइट अपडेट की है ना, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर अपना व्हाट टू स्टडी पर क्लिक करोगे, वहाँ पर जाके आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी जो कोर्स आपने लेना है, इन केस मैथमेटिक्स, इन केस इन्फॉर्मेटिक्स, इन केस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी लेना है उस कोर्सेज को सिलेक्ट करके आप नीचे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, उनके साथ डेडलाइंस भी आ जाएंगी। अच्छा, यानी कि इटली की पूरी यूनिवर्सिटीज निकल आएंगी आपके कोर्स के मुताबिक, बिल्कुल। उनके डेडलाइंस निकल आएंगी Deadlines आ जाएंगी। और यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्कॉलरशिप के बारे में मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं कि यार हम एमएस में या पीएचडी में स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, सारी डिटेल जो है ना इस वीडियो में आपने हमें बतानी है। सही जी, बिल्कुल स्कॉलरशिप होती है। एमएस के लिए भी स्कॉलरशिप होती है, पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप होती है। अगर हम स्पेसिफिकली मास्टर्स के बारे में बात करें एमएस के लिए, तो उसमें दो कैटेगरी स्कॉलरशिप्स होती हैं। वो एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है वो आपने एडमिशन के साथ ही अप्लाई करनी होती है, लेकिन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बहुत ही कम मिलती है। ऐसा है कि एमएस के लिए, एमएस के लिए हाँ उसमें ये है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 5 या 10 स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है। और उसमें डेफिनेटली आप टॉप के स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपकी सीजीपीए और बहुत सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हैं। आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगी, आपको उतने चांसेस हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सीजीपीए कम होती है, या बहुत सारे सिनेरियोज हो जाते हैं आपकी, आप इतने हाईली कह लें कि क्वालिफाइड या फिर इतनी अच्छी सीजीपी के साथ नहीं आप पास आउट होते, तो उसके लिए होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तकरीबन ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स इसी पर आते हैं, एशियन स्पेशली, हमारे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से सारी। ठीक है। इस तरह से सीन है कि जब आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ऐसे चाहिए जिसमें आप ये सब प्रूफ कर सको कि आपकी जो फाइनेंशियल इनकम है पर ईयर वो 22,000 यूरो से कम हो। पाकिस्तान में जो कि ऑलमोस्ट 6-7 मिलियन अगर पीकेआर में कन्वर्ट करें तो काफी अमाउंट हो जाती है। वो आप इजीली उसको मेंटेन कर लोगे, वो एफबीएस से आप सर्टिफिकेट बनवा लोगे, या फिर आप एक स्टाम्प पेपर पर लिखकर वहां पर हमने से शो करवानी होती है, शो करवानी होती है में लिखे बस, हाँ, तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें, अब ये है कि इसमें डिफरेंट रीजन्स पर डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट। 2 डॉक्यूमेंट सारे रीजन्स में सेम है, सही है, जो कि आपने पाकिस्तान से बनवाने हैं। एमएस की स्कॉलरशिप जो तो 7,000 से 8,000 के दरमियान है। जो 7,000 और 200, 7,300, 7,800 डिपेंड ऑन रीजन है। कुछ रीजन्स में ज्यादा है, कुछ रीजन्स में कम है। अगर उसको हम क्रैक डाउन करें तो 7,800 या 7,200, 300 इनमें से अगर हम क्रैक डाउन करें तो कुछ अमाउंट जो होती है वो आपकी अकोमोडेशन के तौर पर डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन लेनी है। अच्छा। अगर नहीं लेनी तो वो आपको प्राइवेटली रह रहे हैं तो फिर वो आपको उसके पैसे नहीं डिटेक्ट करेंगे। उसी तरीके से आपको वोचर मील के लिए वोचर मिलेंगे जिसकी अमाउंट 10 यूरो पर डे होती है। हाँ जी। सही हो गया, वो डिटेक्ट कर लेंगे। अगर हम अकोमोडेशन और मील दोनों डिटेक्ट कर दें तो ऑलमोस्ट 4,000 यूरो पर ईयर आपके पास इन हैंड कैश आएगा, सब कुछ करके आपके हाँ वो कब आएगा? इन केस आप आते हो सितंबर में, अक्टूबर में, सही हो गया, तो वो आपको दिसंबर में मिलेगा। दिसंबर तक आपका बैंक अकाउंट बन चुका होगा, सही हो गया। दिसंबर में बैंक अकाउंट बनने के बाद दिसंबर को आपको वो आपकी 50% स्कॉलरशिप उसमें ऐड कर देंगे। और जो बाकी 50% स्कॉलरशिप है वो जनवरी या फरवरी में ऐड बाद में आएगी। यानी कि हमारे स्टूडेंट्स ये वेट ना करें कि जी हम जाएंगे जाते साथ ही हमें अगले स्कॉलरशिप में फर्स्ट 6 मंथ आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ता है, खुद से एक्सपेंस करना पड़ता है। यानी कि बात है कि वो एक्सपेंस अपने पैसे अपने साथ इतने लाएं कि आपके को 4-5-6 माह गुजर जाए, तो बाद में वो पैसे आप के वापस आ जाएंगे ना। थोड़ा सा वो यानी कि वो आप अपने खर्चे में, एक्सपेंस में आप अपना काउंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक एमएस में जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप
और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में एक और डिफरेंस है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में ये है कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, वो पास करने उतने लेने जरूरी होते हैं, नहीं तो आपकी नेक्स्ट ईयर की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं लगती। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में ये फायदा है क्योंकि उनको पता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो उसमें कोई आपकी एकेडमिक किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको मिलेगी। जितने साल आप एमएस कर रहे हो उतने साल की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा, मिलेगी। हाँ, ओके। तो इसलिए लोग ज्यादातर नीड बेस पर आते हैं। और अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी में ऑलमोस्ट सब आते ही स्कॉलरशिप पर है। अच्छा, हाँ, ये है कि आप किधर आ रहे हैं। अगर आप साउथ इटली पर आ रहे हो तो आपकी स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम होगी, और अगर आप नॉर्थ इटली पे आ रहे हो जैसे कि बुल्जानो में जिस तरह आप जहाँ पढ़ रहे हैं आप जी, यहाँ पर स्कॉलरशिप थोड़ी सी ज्यादा होगी। और इन स्कॉलरशिप में भी दो किस्म की स्कॉलरशिप होती है। एक टोटली यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है, और एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें यूनिवर्सिटी 50% पे कर रही होती है और 50% कंपनी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट साथ में पे कर रहा होता है। अब मेरे सिनेरियो में बात करें, मेरे केस में ये है कि 50% मुझे यूनिवर्सिटी पे करती है, 50% मुझे एक कंपनी पे करती है। सही हो गया, दोनों इकट्ठे मिलके मुझे पे कर रहे हैं। आप बेसिकली रिसर्च कर रहा हूँ, तो सही हो गया। साल में मुझे 6 माह वहां पर भी काम करना पड़ता है। तो इस तरह का सिनेरियो भी हो जाता है, लेकिन जो कॉमनली स्कॉलरशिप मिलती है वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है पूरी की पूरी। तो आपको जितनी देर की पीएचडी उतनी। अच्छा, तो एमएस तो आपने बताया कि हमें 7,000 कुछ मिल जाता है जी। तो पीएचडी में कितने पैसे मिलते हैं? हाँ, पहले हम बात करते हैं कि आप तो बुल्जानो में रह रहे हैं ना, तो बुल्जानो में पीएचडी कर रहे हैं, तो अगर आप पर्सनल सवाल है वैसे क्वेश्चन है, तो बुल्जानो में वैसे पीएचडी के कितने स्टाइपेंड है? अच्छा, पीएचडी जो बुल्जानो में है, कहते हैं कि जी ये बुल्जानो में सबसे ज्यादा पीएचडी वालों को मिलते हैं, लेकिन इतना फर्क नहीं है। हमें मिलता है 17,000 जो है ना पर ईयर। तो अगर आप साउथ वाली साइड पर हो तो आपको मेरे ख्याल से 15,000 पर ईयर मिलता है। बस इतना डिफरेंस है, बस इतना की डिफरेंस है। इतना तो टैक्स वगैरह ये ग्रोस है ना? हाँ जी, ये ग्रोस है। टैक्स वगैरह भी डिडक्ट करके 1300 के करीब, 1350। अब टोरंटो यूनिवर्सिटी में 1450 बनते हैं, इतने की बनते हैं। यानी कि आप इसको रेंज ले सकते हैं, 1200 से 1500 के दरमियान में पैसे बनते हैं, डिपेंड ऑन वो प्रोजेक्ट कौन सा है। बस आप इसकी रेंज ले सकते हैं 1200 से 1500 के दरमियान। तो यानी कि 1300-1400 आपको इतने के मिलते हैं। जी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपने बताया कि आपको तकरीबन 1300-1400 जो है ना बुल्जानो में मिल जाता है, तो नीचे साउथ इटली में मतलब कि मिला 1100 के दरमियान। तो सारी बात है, बुल्जानो में थोड़े खर्चे भी ज्यादा हैं, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि बुल्जानो के खर्चे कितने हैं और नीचे से इटली में कितने खर्चे हैं, वो सारी मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है मैंने ना, मेरे चैनल में पड़ी हुई है। तो अब आपका 1300-1400 लेके तो बुल्जानो में खर्चा कितना होता है, इस बारे में जो है ना मुझे भी नहीं पता, तो मैं खुद बड़ा हूँ कि आपसे पूछूं मुझे खर्चा कितना होता है आपका? अच्छा, सीन कुछ यूं है कि अगर आप साउथ में है तो आपका अकोमोडेशन थोड़ी सी कम मिलती है, सबको पता है। अगर आप नॉर्थ इटली वाली साइड पर हैं तो अकोमोडेशन का एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम इसको इन फिगर्स में लेके जाएं तो आपका नॉर्थ वाली साइड पर 700-800 यूरो तो कहीं नहीं गया, इंक्लूडिंग आपकी ग्रोसरी, इंक्लूडिंग आपकी अकोमोडेशन, इंक्लूडिंग जो बेसिक जरूरत होती है, बेसिक जरूरत और ट्रैवलिंग के भी 50 यूरो मैक्सिमम ऐड कर लें, फूड ये वो, तो 800 यूरो तो कहीं नहीं गया। और अगर साउथ वाली साइड पर जाए तो ये मेरे ख्याल से 500 यूरो में भी गुजारा हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि स्कॉलरशिप क्वाइट इनफ होती है। अगर आप सिंगल हैं, इवन के अगर आप मैरिड हैं, तो अगर आपकी सिर्फ वाइफ है तो फिर इतना खास इशू नहीं बनेगा साउथ वाली साइड पर। नॉर्थ वाली साइड पर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इशू बनेगा, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो नॉर्थ भी गुड है। आप इसमें आप थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं और अपनी घर भी अगर भेजना चाहो तो भेज सकते हो। 200-300 यूरो आप नहीं तो फिर आईफोन ले लो।